सब तैयार हो जी? एक मिनट, क्या हाल है आपका नाते भाई? आप कैसे? तैयार हो भाई? आप लोग रेडी हैं? भाई रे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ दिनों के लिए हम नेशनल असेंबली में भी मौजूद थे और फिर नेशनल असेंबली दिल्ली में मौजूद थे। मैंने सोचा कि आपसे ज़रा बात करें ताकि हम ज़रा हमारे मुआशी सूरत हाल पे और जमहूरी जो पोजीशन है आज पाकिस्तान का, मैं उस पर ज़रा बात करना चाहूँगा। मुआशी सूरत हाल तो आप सबके सामने है। इस मुल्क के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। हर इदारा, हर प्रोफेशन, हर इंडस्ट्री में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। हर इंडस्ट्री में, हर इदारा में ये मज़दूरों को बेरोज़गार करवा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जितना भी आपका तनख्वाह हो, क्या आपको अगर आपको कम तनख्वाह मिले या आपको आप सफ़ेद पोश हो आपको थोड़ा सा ज़्यादा तनख्वाह मिले, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी के लिए, हर आम आदमी के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए ज़िंदगी तंग होता जा रहा है। गैस महंगी, बिजली महंगी, इलेक्ट्रिसिटी को बार बार ये लोग महंगी करती रहती हैं। हमारा जो दवाइयाँ हैं उनको भी ये नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ भी महंगाई। आप ये लोग तो सेहत के इंसाफ की बात करते हैं, तो सेहत का इंसाफ क्या निकला कि अगर आप गरीब हो और आप बीमार हो तो सेहत का इंसाफ ये कहता है कि आप मर जाए। और जिस एरोगेंस के साथ, जिस इंटॉलरेंस के साथ, जिस बेदर्दी के साथ इस हुकूमत, इनके वज़ीर इस महंगाई के हमारे अवाम की तकलीफ़ पे बात करते हैं, ये इसको मैं मज़म्मत करता हूँ। किस किस्म का निज़ाम है, किस किस्म का हुकूमत है जिसका अपना वज़ीर ख़जाना कहता है कि हमारा मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से अवाम की चीखें निकलेगी। कैसे ये हुकूमत है कि उठ के कहते हैं कि महंगाई तो इतना बड़ा इशू नहीं, गुर्बत तो हमेशा से इशू रहा है। हाँ भाई, गुर्बत हमेशा से एक इशू रहा है, लेकिन महंगाई और गुर्बत तो अलग इश्यूज है। महंगाई हर पाकिस्तानी को तकलीफ पहुंचाता है। आपका काम है, हुकूमत का काम है कि आप अवाम को रिलीफ पहुंचा दें। आप दिन ब दिन आते हो असेंबली में, खुशी मनाते हो कि आपने वहां से कर्ज लिया, यहाँ से कर्ज लिया, ये कर्ज आ रहा है, यहाँ हमारा भीख मांगा हुआ है, यहाँ से हमने ठंडा इकट्ठा किया, लेकिन हम ये बात नहीं फराहम करते हो, इस पर बात नहीं करते हो कि आप कितना जुल्म कर रहे हो इस मुल्क के अवाम के ऊपर ताकि आप अपना चंदा, अपना कर्ज वापस पे कर सकते हो। क्या नुकसान पहुंचा रहा है इस अवाम पे आपका ये सो कॉल्ड कामयाबी, जब ऐलान करते हो कि फलाना बिलियन यहाँ से आ रहा है, अगर आप मेरा गरीब को बेरोजगार करके ये पैसा वापस दे रहे हो, अगर आप इस मुल्क के किसान को बदहाल कर रहे हो, मजदूर का मुआशी कत्ल कर रहे हो इस कर्ज को वापस देने के लिए, अगर आप बिजली को महंगा कर रही हो, गैस को महंगा कर रहे हो, पेट्रोल को महंगा कर रहे हो, तो हम क्यों खुश हो कि आपको ये कर्ज मिल रहा है? क्या फायदा है आम पाकिस्तानी को? और आप एमनेस्टी की बात कर रहे हो, रिलीफ की बात कर रहे हो, और ये रिलीफ किसके लिए है? ये रिलीफ सिर्फ अमीर तरीन लोगों के लिए है। एमनेस्टी तो मिलता है बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए। क्या गरीब आवाम को एमनेस्टी मिल सकती है? क्या गरीब आवाम को रिलीफ मिल सकती है? मैं आपको बताता चलूं कि ये लोग, आप बात कर रहे हैं कटौती का, वो सोच रहे हैं हम कहाँ हमारा बजट में स्पेस बना सकते हैं, और उनका ये सोच है कि हम अमीर को रिलीफ पहुंचा दे, अमीर को और अमीर बना दे। लेकिन इस काम को करने के लिए, इस जगह को बनाने के लिए ये आपके हक मार रहे हैं, गरीब का हक मार रहे हैं। सब्सिडीज को ख़त्म करेंगे ताकि अमीरों को रिलीफ पहुंचा दें।
یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا معاشی نظام ہے؟ خان صاحب غریب کا بات کرتا تھا، خان صاحب انصاف کا بات کرتا تھا، اور حکومت صرف اور صرف ظلم کرتا ہے غریبوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے، کسی کی ملک کی جو حکومت ہے، اس کا پہلا ذمہ داری یہ ہے کہ کمزور طبقہ، غریب طبقہ، مظلوم طبقہ کا خیال رکھے، پھر اب باقی اپنا سوسائٹی کو دیکھ لیں۔ یہاں ایک عجیب نظام ہے کہ جو بھی نون لیگ کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، ان کا سب سے پہلے جو وہ ذمہ داری، جو وہ کام کرتے ہیں، ہم کیسے امیروں کو ریلیف پہنچا دیں۔ اس قسم کا نظام، اس قسم کا دو پاکستان نہیں چل سکتا۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے لیے کام کیا ہے، پرو پیپلز کام کیا ہے۔ جب بھی ہم حکومت میں، ہم بھی آئی ایم ایف کے ہیں، ہم بھی قرضے لیے ہیں، لیکن ہم نے کل آپ نے سنا ہوگا وزیر خزانہ کہہ رہا تھا کہ گروتھ اتنا کم تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت میں گروتھ اتنا کم تھا۔ اگر امیر لوگ پیسہ نہیں بنا رہے ہو، اس کا یہ مطلب گروتھ کم نہیں ہے۔ ہمارے دور میں جی بالکل امیر لوگ اتنے پیسہ نہیں بنا رہے، لیکن ہم نے باقی سب حکومت کے مطابق سب سے زیادہ جابز دیے۔ نون لیگ نے صرف 2.8 ملین جابز دیے اپنا 5 سالہ حکومت، جہاں بڑا گروتھ تھا، 4 to 5% گروتھ تھا۔ ہمارا دور میں کم گروتھ میں، ورلڈ ریسیشن میں، دہشت گردی کے عروج میں، 2 فلڈز کے باوجود ہم نے سب سے زیادہ جابز دیے۔ ہم نے 6.8 ملین جابز دیا تھا۔ ہم نے 150% تنخواہ بڑھا دیا، ہم نے پینشنز بڑھائے۔ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں پہلی بار سوشل سیفٹی نیٹ، بے نظیر انکم سپورٹ دلوایا۔ یہ حکومت کی کام ہوتی ہے۔ ہم نے کسانوں کے لیے پورا ہمارا فوڈ انسیکیورٹی جو ہوتا تھا پاکستان کا، ہم ویٹ کو امپورٹ کرتے تھے ہمارا پہلا سال کی اندر ہی اندر۔ ہم نے پاکستان کو ویٹ امپورٹنگ نیشن سے لے کے ویٹ ایکسپورٹنگ نیشن بنا دیا تھا، تاکہ غریب کسان کو فائدہ ہو۔ اور ہاں، وہ لو گروتھ کا جو ذکر ہو رہا تھا، جہاں امیروں کے پاس کم پیسہ تھا، جہاں بڑے بڑے بزنسز اتنا اچھا اپنے نہیں چلا رہے تھے، میرا مزدور خوش تھا، میرا کسان خوش تھا، میرا غریب خوش تھا، میرا مظلوم خوش تھا۔ یہی ہوتا ہے حکومت کا ذمہ داری، کہ آپ غریب عوام کا خیال رکھے، اور اس کام میں حکومت 100% ناکام رہا ہے۔ کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، الٹا موجود روزگار کو چھین رہا ہے۔ کہا کہ 5 لاکھ گھر بناؤں گا، الٹا انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھین رہا ہے۔ یہ ظالم حکمران ہے۔ ان کے دل میں عوام کے لیے، مظلوم کے لیے، غریب کے لیے کوئی بیدردی نہیں ہے۔ یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ یا آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، آپ عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے دیں، عوام کا خیال رکھیں، عوام کی معاشی صورتحال کا خیال رکھیں، ورنہ ایک ریاکشن آئے گا۔ ایک حد تک عوام آپ کی ناکامی اور ظلم برداشت کر سکتی ہے۔ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد جب ہمارا بجٹ آئے گی، اگر اس بجٹ میں عوام کے لیے ریلیف نہیں ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ سارے کے سارے اپوزیشن جماعتوں کے قیادوں کو جیل میں ڈالیں، عوام خود بخود نکلیں گے۔ جو بھی آپ کریں، عوام کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، عوام کے جیب میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ امیر ترین کے لیے ایمنسٹی، آپ کے مافیاز کے لیے ایمنسٹی، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور اب یہ آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سلیکٹڈ حکومت ہو کے جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل سائن کروا دیں، جبکہ آپ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل لینے سے پہلے، قرض لینے سے میں خودکشی کو ترجیح دے دوں گا، اور پھر آپ نے پارلیمان کو، نیشنل اسمبلی کو آن بورڈ بھی نہیں لیا، سینٹ کو آن بورڈ بھی نہیں لیا۔ یہ جو آئی ایم ایف ڈیل ہوگا، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، انلیگل ہوگا، اس ملک کے عوام اس کو نہیں مانیں گے اگر آپ نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں اس کو نہیں لے کر آئیں گے اور اس پہ عوام کے نمائندگی کے اپروول نہیں لیں گے۔ یہ عوام
अपना इन्फ्लेशन, आपके जो टैक्सेस पे बोझ आप उन पे डालने वाले हैं, ये बिल्कुल हम 100% बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक हमारा गवर्नेंस का पोजीशन है, हमारा फॉरेन पॉलिसी का पोजीशन है, जहाँ तक जमहूरी सूरत हाल है, वहाँ भी हर जगह पे ये नाकाम नाअहल हुकूमत हमले ही हमले कर रहे हैं। आप जमहूरियत को देखें, या कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते, कोई जर्नलिस्ट जो उनके खिलाफ बोलता है उनको बर्दाश्त नहीं करते, कोई चैनल जो उसके खिलाफ टिकट चलाते हैं उनको बर्दाश्त नहीं करते, कोई सियासी जमात के कोई भी छोटा सा कारकुन बर्दाश्त नहीं करते कि उनके खिलाफ बोले, कोई ट्वीट, कोई फेसबुक का लाइक को बर्दाश्त नहीं करते। ये जो सोशल मीडिया पार्टी था, ये जो PTI NA ट्विटर NA फेसबुक था, अब वो दूसरे जमातों और जर्नलिस्ट का ट्वीट भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। FIA जो कि उस वक्त इमरान खान के अंदर था और अब एक दहशतगर्द के सहूलतकार के अंदर है, उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट के खिलाफ साइबर क्राइम्स के मुताबिक FIA ने FIR फाइल किया है एक ट्वीट के बुनियाद। हमने इस किस्म का आमराना अथॉरिटेरियन हरकत पहले देखे हैं, लेकिन तब मुशर्रफ होता था, तब जिया होता था। आप सपोजिटली एक जमहूरी निज़ाम में काम कर रहे हो, पार्लिमानी निज़ाम में काम कर रहे हो। यहाँ फ्रीडम ऑफ द प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नया पाकिस्तान में ये हमारे सारे फ्रीडम्स पे नज़र रख रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा 18th अमेंडमेंट है, जैसे कि हमारा पार्लिमानी निज़ाम है। लेकिन मैं इलेक्शन से कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके सामने दीवार की तरह खड़े होंगे। हम उनको 18वीं तरमीम को, पार्लिमानी निज़ाम को, जमहूरियत को छेड़ने नहीं देंगे। हम 1 यूनिट को पहले भी कबूल नहीं किया, हम आज भी कबूल नहीं करेंगे। और पहले से भी 1 यूनिट से आमिराना हरकतों से इस मुल्क ने टूटा, और आज भी खुदा ना खास्ता अगर ये लोग 1 यूनिट निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे, सदारती निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे, तो मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये मुल्क टूटेगा। आपका सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हमारे हुक्मरानों का ज़ेवर बन गया है। गुज़श्ता रोज़ जो कमेंट्स किए आपके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने, क्या प्राइम मिनिस्टर के मनसब को इस तरह की लैंग्वेज ज़ेब देती है? और इस पर सोशल मीडिया पे तो तनकीद हुई है, अपोजिशन ने, ख़वातीन ने इख्तियार भी किया। आपका कमेंट लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इस किस्म का कमेंट देने से आप अपना कद छोटा करते हो, किसी और का कद छोटा नहीं होता। मर्द को औरत कहना, मर्द को के साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये औरत के लिए क्या पैगाम है? पाकिस्तान के औरतों के लिए क्या पैगाम है? पाकिस्तान की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए ये क्या पैगाम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि औरत होना गाली है? मैं समझता हूँ ये हाईली कंडेमेबल है। ये कैसा मुमकिन है? आप मदीना के रियासत की बात करते हैं, सबसे पहला मुसलमान एक ख़वातीन थी। अब मदीना के रियासत की बात कर रहे हो। क्या हमें करबला का याद होता अगर इस्लाम में औरतों का किरदार नहीं होता? हम पाकिस्तान हैं, यहाँ हमारे औरतें मर्द के शाना बिशाने खड़े थे। हमारे फाउंडेशन में अगर फातिमा जिना नहीं होती तो क्या पाकिस्तान बनती? अगर फातिमा जिना नहीं होती तो कौन अयूब के सामने दीवार की तरह खड़ा होता? हमने पूरी दुनिया में, पूरी इस्लामी दुनिया में सबसे पहले एक खातून को वज़ीर आज़म बनाई। हमारे जो बच्चियां हैं, मलाला जैसे 16 साल की लड़कियां हैं, पाकिस्तान के औरतें बहादुर हैं। पाकिस्तान के औरतें बाकी दुनिया के औरतें से आप कंपेयर करें, हम तो फख्र करते हैं इस मुल्क की औरतें। हम समझते हैं कि हमें इस मुल्क की औरतें को सियासत में, मईशत में, सियासत में, सोसाइटी में जगह देना चाहिए, आगे लेकर आना चाहिए।
इस किस्म का कमेंट देने से, इस किस्म का, अगर आप मुझे बात करने दो फिर मैं आपका सवाल पूछूंगा। अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो फिर मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर खान साहब समझती है कि इस किस्म का कमेंट दे के वो किसी को इंसल्ट कर रहा है तो वो सिर्फ अपने आप का इंसल्ट कर रहा है। इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, हम सब जानते हैं कि कैसे बना, मगर बन गया। तो अब उस ओहदा का, उस कुर्सी का एहतराम करें, इस मुल्क का एहतराम करें और आप अपना ज़बान पे काबू करें। मैं और क्या कह सकता हूँ? जितना स्लिप ऑफ द टंग्स इस वज़ीर आज़म से होता है, ये तो स्पीड की लाइट से भी ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं पता बात नहीं करे, अगर आपने कुछ अच्छी बात नहीं करना तो बात ना करे। और बड़े मेहरबानी मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से अपील करता हूँ कि आप अपना वज़ीर आज़म को अकेला ऐसा नहीं छोड़े किसी भी मुल्क में। आप ज़रूर साथ बेटा करें ताकि इस किस्म के स्लिप ऑफ द टंग्स ना हो, पूरा मुल्क शर्मिंदा ना हो जाए कि ये क्या है। हमारा वज़ीर आज़म ने जर्मनी और जापान को हमसाया मुल्क करार दे दिया। ये किस किस्म का बयान दे रहे हैं? आपका वज़ीर जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में खड़ा होकर कहता है कि ईरान की तरफ से और अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दों वहाँ मौजूद है। वज़ीर आज़म वहाँ जाता है और कहता है कि नहीं, हमले तो ईरान पे हो रहे हैं, वो पाकिस्तान की सोइल पे से हो रहे। तो इतने सारे जो स्लिप्स ऑफ टंग्स है, ये तो होता है जब आप सिलेक्टेड बंदा, ना अहल ना लायक बंदा को फोर्स करवाते हो मुल्क के ऊपर। लेकिन एडवाइज़र्स होते हैं, वज़ीर है बड़े, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को कंट्रोल रखना। चेयरमैन साहब, मौजूद सूरत हाल का आपने जिक्र किया, तो क्या देख रहे हैं कि हुकूमत इस सूरत हाल में अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? और दूसरी बात, पीपल्स पार्टी ने जो भी इशू उठाया है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है। पार्लियामान में आप मौजूद हैं, तो आगे की हिकमत अमली आपकी क्या होगी? क्या आप हुकूमत को मज़ीद टाइम देंगे? इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मगर हर फोरम पे हुकूमत को ललकार रही है, हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ को बेनकाब कर रही है। उसको ये तकलीफ़ है उनको। हम ना सिर्फ पार्लियामान को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ना सिर्फ मीडिया के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, आपके थ्रू अवाम को अपना आवाज़ पहुँचा रहे हैं। मैं तो ख़ुद निकला हुआ हूँ, मैंने पूरा सिंध का दौरा किया एक ट्रेन पे। तो मैं हर जगह पे पार्लियामेंट का सेशन आया था, तो फिर पार्लियामान का जो सेशन है आपको पार्लियामान में होना चाहिए। लेकिन ये इसका जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा हुकूमत पे होता है कि हुकूमत पार्लियामान में हो। ये अजीब बात है कि अपोजिशन पार्लियामान में तकरीर कर रही है और हुकूमत जो है वो बाहर जलसे से खिताब कर रहे हैं। हुकूमत का काम है कि काम करो, अवाम को रिलीफ दो। ये जलसा जुलूस कंटेनर की सियासत बंद करें। जो पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था उसको अब एब्रिविएशन में पिस्प लिखा जाता है। इस पर पीपल्स पार्टी ने अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया? उसी से रिलेटेड वहाँ से बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर हटा दी गई, वहाँ सारे सिस्टम को हर चीज़ से बेनज़ीर भुट्टो की चीज़ें हटा दी गई। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ और पार्टी इस पर क्या करेगी? डरते हैं तब्दीली वाले एक हट्टी लड़की से। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हर पाकिस्तानी के दिल में बसती है, हर पाकिस्तानी औरत के दिल में बसती है, हर मजलूम, हर गरीब के दिल में बसती है। ये नाम हटाना चाहते हैं इन्होंने। इस्लामाबाद का नया जो एयरपोर्ट है जिसका नाम बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट होना था, खर्च भी किया पूरा सिस्टम में, बीबी के इनिशियल्स वो सब कुछ थे। उन्होंने मज़ीद इस जो ऑस्टेरिटी के बावजूद मज़ीद पैसे दिए ताकि ये सब कुछ चेंज करके नया इस्लामाबाद एयरपोर्ट लिखा जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ना सिर्फ ये हुकूमत, पिछले हुकूमत को तकलीफ़ होता था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम लेने से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर दिखाने से। और ये ना सिर्फ नाम बदलना चाहते हैं, ये पूरा प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहते हैं। ये एक साजिश है। जी बिल्कुल, GDA के मुतालबे पे
GDA के मुतालबे पे वो BISP का नाम का जिक्र तो हुआ, लेकिन बाकी जो साजिश इसके पीछे है वो ये है कि इस प्रोग्राम को पूरा का पूरा वाइंड अप करें ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी ये है कि ये प्रोग्राम को और एक्सपैंड होना चाहिए। हमारा सिर्फ ये इरादा नहीं था कि हम सिर्फ गरीब औरतें को पैसा देंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम, पूरा दुनिया ने माना है कि ये इनकलाबी प्रोग्राम है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन साथ साथ हमारा वसीले सेहत था, वसीले तालीम था, वसीले रोज़गार था। उन प्रोग्राम्स का क्या हुआ? उन्होंने बंद किया इसलिए कि वो गरीब समझते हैं जब आप गरीब पे खर्च करते हो तो पैसा ज़ाया, जब आप अमीर पे खर्च करते हो तो आप तरक्की के लिए काम कर रहे हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों और बाकी जमातों में ये असूली फ़र्क है। तक इस मुल्क में मसवात और मुआशी इंसाफ की हुकूमत नहीं आएगी तब तक गरीब अवाम पिसते रहेंगे। आपने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये जालिम हुकूमत है, जुल्म पर मबनी ये हुकूमत है, जालिम हुक्मरान है। हमने ये देखा है कि जब जुल्म पर मबनी हुकूमत होती है तो उसके लिए कोई ना कोई उससे निजात दिलाने के लिए अपोजिशन एक काम करती है। हमने बीबी का ये किरदार देखा कि वो निजात दहिंदा बन जाती थी। आप ये बताएं कि आप इस जालिम हुक्मरानों के खिलाफ कौम के लिए कब निजात दहिंदा बन रहे हैं? थैंक यू। मैं समझता हूँ कि बन गया हूँ और मेरा एक ट्वीट से इनके रातों की नींद उड़ जाती है। मेरा एक अंग्रेज़ी या स्पीच हो या उर्दू स्पीच हो, वो 3-3 दिन एक हफ्ते तक जल जाते हैं, चीखें निकलते हैं। मेरा एक ट्रेन की सफ़र से घर जा रहा हूँ भाई, गांव जा रहा हूँ, और वज़ीर आज़म हाथ से चीखें निकलती है। तो एक तो हम मसले तो बन गए हैं इनके लिए पहले दिन से। दूसरा, सियासत में टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होता है और स्ट्रैटेजी भी इम्पोर्टेंट होता है। मैं अपना कार्ड्स नहीं दिखाऊंगा, मगर मैं इतना आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे कामयाब हुआ है कि इस हुकूमत का नैरेटिव को उड़ा दिया है। कहते थे कि पीपल्स पार्टी जो है इनकी पाकी हुकूमत ने इतना कर्ज लिया, मुआशी पॉलिसी बुरा था, और उन्हें खुद तस्लीम किया नहीं, पीपल्स पार्टी सही थी, पीपल्स पार्टी ज़बरदस्त थी, पीपल्स पार्टी ही को पता है कि मईशत को कैसे चलाना है। इसलिए उन्होंने हमारा हफीज़ शेख साहब को मौका दिया वज़ीर ख़ज़ाने बनने का, ताकि वो संभाले जो उनसे नहीं संभाला जा रहा था। और आपको नज़र आया होगा कि कल की तकरीर जो कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने किया था नेशनल असम्बली में, वो तो मेरे ख़िलाफ़ नहीं था भाई, वो तो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना पे तनकीद कर रहा था। तो उसका जवाब मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इंशाल्लाह जल्दी देगा। इधर आ जाए ना। बहुत अच्छा स्पीच। बलूचिस्तान ह्यूमन राइट्स जो है वो रो रहे हैं वहाँ पे, तो आप ये इशू क्यों नहीं रेज करते while being the chairman of the Human Rights Committee? थैंक यू। एक तो आपका बहुत नहीं, आई एम सॉरी, वन एट टाइम प्लीज, खवातीन को मौका दे। बहुत थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एक तो सरदार अख्तर मैंगल साहब ने एक हमेशा की तरह बहुत मीनिंगफुल तकरीर किया था नेशनल असम्बली में। कल मेरा एक कंप्लेंट होगा आपके मालिकान से, या नॉट आपके मालिकान से, जो भी आपके वो बंद करते हैं, कि ये नाइंसाफ़ी है कि मैंगल साहब जैसे सियासतदान, जैसे लीडर जो एक सूबा से ताल्लुक़ रखता है, रिप्रेजेंट करते हैं, उनका जब भी तकरीर होता है ब्लैकआउट करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान के जो मिसाइल है वो पूरे पाकिस्तान के मिसाइल है। बलूचिस्तान के अवाम उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने लाहौर के अवाम या इस्लामाबाद के अवाम हैं। और जो इश्यूज़ सरदार अख्तर मैंगल साहब ने उठाए, चाहे वो दहशतगर्दी के हो, ह्यूमन राइट्स के हो, या मिसिंग पर्सनस के हो, ये बिल्कुल 100% बलूचिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज़ हैं। उसने जिक्र किया वो दहशतगर्दी का धमाका था, एंड ही रेज्ड वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा वज़ीर आज़म, हमारा वज़ीर ख़ारिजा कहा कि ये बाहर से आके करते हैं। तो सरदार अख्तर मैंगल साहब ने पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया कि अगर बाहर से आया तो 50 चेक पोस्ट कैसे गुजारे। वो आया और वापस भी गया, और FC पुलिस फलाना डिमका का जो इतना सारे चेक पोस्ट होते हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने इनको स्टॉप नहीं किया। फिर आप कहते हो कि ईरान से आए हैं। अगर ईरान से आए हैं तो 400 किलोमीटर दूर ये धमाका कैसे? और फिर वही बात, आया कैसे, जाया कैसे? सरदार अख्तर मैंगल साहब ने जो ह्यूमन राइट्स
की बात की, मिसिंग पर्सनस की बात की, देखो मैं शरीन मिज़ारी साहिबा का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि शरीन मिज़ारी साहिबा जो है वो वाकई ह्यूमन राइट्स में बिलीव करती है, लेकिन ये जवाब नेशनल असम्बली में देना कि स्पीकर साहब आप इस पे अमल करें, हम भी चाहते हैं कि ये हो, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, लॉ डिपार्टमेंट क्यों डिले करेगी, ये हुकूमती जवाब, हुकूमती वज़ीर का जवाब नहीं बनता। सीरियस इशू रेज़ किया गया, सीरियस पॉइंट उठाया गया और सरदार अख्तर मैंगल साहब को जवाब मिलना चाहिए। जहाँ तक हमारा ह्यूमन राइट्स कमेटी की सवाल है, हमने अपने पिछले मीटिंग में काफ़ी पॉइंट्स उठाए, उनमें से एक इनकाउंटर्स का ज़्यादा कराची से ताल्लुक़ रखने वाला है, मगर पूरा पाकिस्तान का ऑब्वियसली बलोचिस्तान का उसके खिलाफ है, तो टाइम उसके लिए आएगा। भाई आपका आखिरी सवाल। डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक जब डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक जब हुकूमत 60% एक्सीड होती है कर्जा, तो तब कोई घर उनकी कर्जा लेने से पहले पार्लियामेंट की मंजूरी पहले जरूरी है, बाद में नहीं। अब IMF 2 दिन के बाद आ रही है, आप पार्लियामानी पार्टी के लीडर के तौर पर IMF को ये बताना जरूरी नहीं समझते कि ये डेट लिमिटेशन एक्सीड ये आपका अब आप नहीं दे सकते। आपका सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इसलिए कहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये डील जो है, ये कर्जे जो है नेशनल असेंबली में प्रेजेंट नहीं होंगे, सेनेट में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये इस मुल्क के अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये गैर आईनी और गैर कानूनी काम होगा। जियो जोर से बोले ना, तुमने पहले अरशद फिर आप। अरशद को अरशद कौन है? अरशद भाई 2 मिनट, एक इसके बाद। I'm sorry, I can't answer many questions at once. Please do it one at a time. उसके बाद आप। और जब आपने पहली दफा ये कहा तो आपने देखा कि उन्होंने खुद भी डेस्क काउंटिंग की, तो वज़ीर आज़म पे तनकीद की जाती है, लेकिन जब आप उन्हें कहते हैं कि सिलेक्ट वज़ीर आज़म जिन्होंने उन्हें सिलेक्ट किया है, एक उसके बारे में क्या कहेंगे और दूसरा क्या पीपल्स पार्टी की अपनी ऑपोजिशन के साथ मिलके कानून मैं ये कहूँगा, मैं दोनों के लिए, जिन्होंने सिलेक्ट किया और जो सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड है मैं उनको कहूँगा कि क्या आपको अंपायर की उंगली पसंद आई, और जिन्होंने सिलेक्ट किया मैं उनको पूछता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ कि क्या आपको तब्दीली पसंद आई। आप सबका बहुत शुक्रिया। गुड। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर वाजे किया 18वीं तरमीम